बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा इंतशाम। पहले दिन से ही हुकूमत को 3 बहरानों का सामना था। पहला बहरान था मईशत का, दूसरा बहरान था सियासत का और तीसरा बहरान था तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात का। वो बयानात जो वो अपोजिशन में रहते हुए देते रहे, वो तमाम बातें जो वो जोशे खिताबत में करते रहे, और फिर जैसे ही हुकूमत आई एक के बाद एक यू टर्न पर यू टर्न लिया गया। कल वफाकी वजीर फैसल वाडा ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज कल से अब तक सुनाई दे रही है। अब तक माहिरीन ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर ये बयान किस माहौल में दिया गया होगा। वो क्या सूरत हाल थी कि वफाकी वजीर फैसल वाडा ने ये बयान दे दिया। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर फैसल वाडा साहब ने क्या दावा किया है, कह क्या दिया है। इतनी ज्यादा चीजें अच्छी होने वाली हैं, इतनी ज्यादा अच्छी होने वाली है, और स्पेशली आप स्टॉक से ले लें, इंडस्ट्री ले लें। आज तो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा हालात खराब थे। सर सुन लेना सर, हाँ। स्टॉक एक्सचेंज, प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, खास तौर पे जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि इन सबको रोक लें। अच्छा। क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं ये आपको समझा कि चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पान वाला, ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। अल्लाह करे आप सही कह रहे हो। शुरू हो जाएंगे, सिर्फ शुरू हो जाएगी, लोगों की खुशहाली नजर आना शुरू हो जाएगी, नौकरियां, कारोबार बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आसानी कर देंगे, लोगों को टैक्स आना शुरू हो जाएगा, तरक्की की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएंगे। मैं खड़ा हूं अपनी बात। अगर खुदा न खासा सही साबित नहीं होता तो फिर 5 हफ्ते के बाद फैसल वाडा साहब फिर आप यहाँ पे आगे ये ना कहेगा कि वो ये तो अल्लाह की मर्जी थी, फिर आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं वाडा साहब आपके। फैसल वाडा साहब ने यह दावा किया है कि अब हफ्ते 10 दिन में हालात बदल जाएंगे और नौकरियां ही नौकरियां होंगी। फैसल वाडा साहब का यह बयान कोई पहला बयान नहीं है जिस पर हैरानगी हो, परेशानी हो और कोई अचंभे की बात हो। फैसल वाडा ही नहीं, इनके चेयरमैन और हमारे वज़ीर आज़म भी कुछ इसी तरह के बयानात बाजी में दे चुके हैं जिसमें कुछ ऐसी ही मंजरकशी की गई थी। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि बुलडोजर खड़ा होगा इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ जीतेगी। जिस दिन उस दिन बुलडोजर दीवारें गिरा रहा होगा सारे गवर्नर हाउसेज की। इनको सबको प्ले ग्राउंड, बच्चों के लिए कोई खेलने की ग्राउंड ही नहीं है यहाँ। गवर्नर हाउस पे बुलडोजर फेर देंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि बुलडोजर खड़ा होगा इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ जीतेगी। जिस दिन उस दिन बुलडोजर दीवारें गिरा रहा होगा सारे गवर्नर हाउसेज की। इनको सबको प्ले ग्राउंड, बच्चों के लिए कोई खेलने की ग्राउंड ही नहीं है यहाँ। गवर्नर हाउस पे बुलडोजर। और बस सिर्फ यही नहीं, कहानी अभी और भी बाकी है। आपको कप्तान की टीम के एक होनहार वजीर का भी एक बयान जो है वो सुनवाई देते हैं। वो भी कुछ इसी तरह की मंजरकशी किया करते थे। देखिए कि मुराद सईद साहब क्या कहते रहे। इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। कितना है? कितना कर्जा है? पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाए। पॉइंट इसमें नोट करने वाला है, पहले ही दिन, अगले ही दिन 100 अरब आएगा और मुंह पे मार दिया जाएगा। और फिर अवाम ने यह भी देखा कि इमरान खान की हुकूमत आई, वो वज़ीर आज़म भी बने, मुराद सईद वजीर भी बने, लेकिन ना तो गवर्नर हाउस की दीवारें गिराई गई, ना ही बुलडोजर दिखाई दिया और ना ही इमरान खान के हल्फ लेने के अगले ही रोज 100 अरब डॉलर पाकिस्तान वापस आए, और ना ही पहले दिन 100 अरब डॉलर दुनिया के मुंह पर मारे गए और 100 अरब डॉलर अवाम पर खर्च हुए। बल्कि सूरत हाल कुछ यूं है कि जिन्होंने कशकोल तोड़ने के वादे किए थे, जिन्होंने कहा था कि खुदकुशी कर लेंगे, कर्जे नहीं लेंगे, वो सब कुछ हुआ और बिल्कुल बरक्स हुआ। इस वक्त मईशत बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। आज ही स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और ये पहली बार 1 खरब डॉलर की हद पार करने के करीब है, जबकि हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। इसीलिए फैसल वाडा को ऐसा बयान देना पड़ गया। ये बयान जितना गैर संजीदा समझा जा रहा है, सूरत हाल उतनी ही संजीदा और संगीन दिखाई देती है। इमरान खान का बयान आज से 6 साल पहले 2012 का बयान है। मुराद सईद ने बयान 2018 की इंतखाबी मुहिम के दौरान दिया था और अब 7 महीने बाद जब मईशत की दलदल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत फंस चुकी है, फैसल वाडा का बयान सामने आया है।
इन बयान में जो मंजर कशी थी वो बड़ी ही दिलचस्प है। मैं आपको एक बार फिर से सुनाती हूँ कि फैसल वाडा ने क्या कहा है। एक्चुअली उन्होंने बातें इतनी अच्छी की है ना कि बंदे का ऐसे दिल करता है कि बार बार सुने कि क्या बात की है उन्होंने। जरा देखिए फैसल वाडा साहब ने क्या कहा। जब तहरीक इंसाफ जीतेगी जिस दिन उस दिन बुलडोजर दीवारें गिरा रहा होगा सारे गवर्नर हाउसेस की। कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। उन सबको मैं कहता हूँ कि इन सबको रोक लें। अच्छा। क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली, मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात। हुकूमत इस वक्त तक पिछले 30 साल में जो कुल कर्जे लिए गए थे, इन कर्जों से जायद कर्जे ले चुकी है और इसमें 6 अरब का IMF पैकेज लेने के लिए 3 अरब 97 करोड़ डॉलर्स का महंगा कर्जा और सऊदी अरब से मिलने वाले 2 अरब डॉलर्स भी शामिल है। कल तक असद उमर मुल्क की मईशत को ICU से वार्ड मुंतकिल करने की नवीद सुना रहे थे और अब इस बीमार मईशत के साथ ये माहिरीन मुआलिज क्या करने जा रहे हैं और कहीं ये बीमार मईशत इन तजर्बात के बाद इलाज के काबिल भी बचेगी या नहीं। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है माहिर मुआशियात फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, एक तरफ मुल्क की मईशत ICU से निकाल कर वार्ड में ले आए हैं, ये कहना है जनाब असद उमर साहब का, लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक GDP की जो ग्रोथ है वो नेपाल और मालदीव से भी नीचे गिर गई है। किसकी बात माने हम? हुकूमत और उसकी आवाम के दरमियान एक एतमाद और एक एतबार का रिश्ता होता है। इसी तरह मुल्क का वजीर खजाना जो है उसका और पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके दरमियान भी एक एतमाद और एतबार का रिश्ता होता है। अगर आप देखिए तो नवंबर की 6 या 7 तारीख को जब पहली सऊदी अरेबिया की किस्त आई थी $1 बिलियन की, तो वजीर खजाना साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के बहरान खत्म हो गए हैं। अप्रैल की 4 तारीख को वजीर खजाना साहब ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए। एक तो जो आपने भी अभी किया, उन्होंने कहा कि अगर हम IMF के पास नहीं जाएंगे तो मुल्क बैंकरप्ट हो सकता है। ये दिवालियापन का, बैंकरप्सी का लफ्ज वजीर खजाना ने इस्तेमाल किया। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर हम IMF के पास नहीं जाएंगे तो रुपी नोज डाइव कर सकता है, यानी कि मजीद बहुत ज्यादा गिर सकता है। और आज का बयान ये आ रहा है दोबारा से कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। तो एक तो ये एतबार और एतमाद का रिश्ता जो है ये टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लुबे लुबाब मईशत का मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि इस हुकूमत ने पैसे वाले को डरा दिया है। देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है, चाहे वो रुपए की शक्ल में हो या डॉलर की शक्ल में हो, वो बहुत ही डरपोक कमोडिटी होती है। वो मैदान में से सबसे पहले भाग जाती है। बिजनेसमैन डरे बैठे हैं, उन्होंने बेतहाशा रुपए जो हैं वो बैंकिंग सिस्टम से भी निकाल लिए हैं, रुपए घर में रख बैठे हैं या डॉलर्स में जमा या डॉलर्स में चेंज कर लिए हैं। तो रुपया पाकिस्तानी मईशत से भागता हुआ नजर आ रहा है। और वो जो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है, जो ऐसी मुर्गी होती है जो सोने के अंडे देती है और फिर उन सोने के अंडों से रियासती कारोबार चलाया जाता है, उस मुर्गी का गला दबाया जा रहा है और उसने सोने के अंडे देने बंद कर दिए। अच्छा फारूक साहब, एक और मसला है असद उमर साहब का। वो कहते हैं कि एंकर्स के सवाल उनको पसंद नहीं आते और जो रिपोर्टर्स अच्छे सवाल करते हैं ना उनसे मईशत के हवाले से, वो कहते हैं एंकर्स को मईशत की कुछ समझ नहीं है, तो उनकी एक सेटिंग करानी चाहिए उन रिपोर्टर्स के साथ जो कि मईशत पर अच्छे सवाल करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप खुद कहते हैं फारूक साहब कि 95% जो पाकिस्तानी हैं ज़िंदगी का बोझ उठाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। सर्कुलर डेप्ट जो है वो 1.6 ट्रिलियन तक पहुँच गया है। तो फिर हम कैसे करें असद उमर साहब की मंशा के मुताबिक सवाल उनसे? जी आयशा, मईशत एक ऐसी चीज है कि वो किसी को सिखाने की, किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। हर पाकिस्तानी मईशत को बड़ी अच्छी तरह समझ लेता है और उसके 2 इशारे होते हैं। पहला इशारिया रोजगार के हिसाब से देता है, क्या उसकी अपनी नौकरी लगी हुई है, क्या उसकी फैमिली के बाकी मेंबरान की नौकरी खतरे में तो नहीं पड़ रही। और दूसरा इशारिया महंगाई का होता है। आम अवाम इन 2 इशारियों को इस्तेमाल करती है। किसी माहिर माशियात की जरूरत नहीं होती कि आम आवाम को सिखाया जाए कि मईशत किस सिमत में जा रही है। जिस सिमत में पाकिस्तान चल निकला है, अब तकरीबन अगले कुछ महीनों में ऐसा होने वाला है कि 11 लाख के करीब लोग मजीद बेरोजगार हो जाएंगे और 41 लाख तकरीबन पाकिस्तानी ऐसे होंगे जो मजीद
शराय गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, जो कि हमारी ग्रोथ रेट 2% 3% से नीचे आएगी। ये नताइज उस डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट की वजह से होंगे। तो आम आदमी समझ रहा है कि मईशत किस सिमत में जा रही है, महंगाई किस सिमत में जा रही है और रोजगार का क्या हाल। आम आदमी समझ रहा है लेकिन वज़ीर ख़जाना नहीं समझ रहे। अगर या तो एक वजह ये हो सकती है कि वो समझ नहीं रहे, दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो आवाम से झूठ बोल रहे हैं। तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि झूठी तसल्लियां देने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है, क्यों वज़ीर ख़जाना आवाम से झूठ बोल रहे हैं? देखिए, हर हुकूमत जो है वो दो किस्म के इक़दाम उठाती है। एक तो पैकेजिंग होती है कि वो जो काम करना चाह रही है उसको बड़े खूबसूरत से एक तोहफे के डब्बे में डाल के अवाम के सामने रखा जाए, और दूसरा कारकर्दगी होती है। हर हुकूमत कारकर्दगी भी करती है और साथ में वो तोहफे के डब्बे भी बनाती है। इस हुकूमत में लग ऐसा रहा है कि ज्यादा फोकस और ज्यादा जोर जो है वो सिर्फ तोहफे के खूबसूरत डब्बे सामने रखने पे है, और एक्चुअल कारकर्दगी जो है उसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा। या तो हुकूमत के पास उसकी काबिलियत नहीं है। यहाँ पे सियासी नीयत का जो सवाल है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं उठता। सियासी नीयत जरूर है हुकूमत के पास और वो कुछ ना कुछ करना चाह रही है, लेकिन एक शदीद फुकदान नजर आता है काबिलियत और सलाहियत के हवाले। काबिलियत और सलाहियत का एक फुकदान जो है वो नजर आता है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, इकॉनमी के माहिर हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल वाडा साहब के स्टेटमेंट पर कुछ और वजाहत लेने के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि रब्ता हम करें किसी PTI के सीनियर मेंबर से। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से हमने रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन रब्ता उनसे नहीं हुआ है। मेरे ख्याल में शायद कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता फैसल वाडा साहब के इस बयान को। फैसल वाडा साहब को ही एक्चुअली खुद पता होगा कि वो क्या बयान और किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिया था। तो कोशिश करेंगे कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो खुद ही कभी आए हमारे साथ और हमें बताएं कि आखिर ये क्या बात है। खैर इंतजार भी करके देख लेते हैं, हफ्ते 10 दिन की तो बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है उस पर बात होगी, हुकूमत क्या सोच रही है, ऑपोजिशन की भी क्या कुछ प्लानिंग है, और भी कुछ अहम बातें सलीम साफ़ी के साथ एक ब्रेक के बाद। साथ खड़े सब एक से लगते हैं पर वक्त की मार सह नहीं पाते। जलजलों और तूफानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त पेशावर जंगला बस के जंजाल में फंसी हुई है। PRT की इंक्वायरी में मुबैना तौर पर करप्शन के इंकशाफात सामने आने के बाद इस वक्त तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक और मौजूदा वज़ीर आला महमूद खान आमने सामने हैं। पहले परवेज़ खटक ने महमूद खान की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को मुस्तरद किया था और इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा भी किया था, और अब महमूद खान ने इसका जवाब देते हुए परवेज़ खटक के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि परवेज़ खटक हमारे बड़े हैं लेकिन PRT की रिपोर्ट सामने नहीं आनी चाहिए। PIT की रिपोर्ट को उछाला गया, एक तो तरीका ठीक नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब मैंने उनको ये हुक्म दिया था PIT को कि इसमें से बॉटल नेक्स्ट निकाल दे, उसको निकालने के लिए मैंने उनको टास्क दिया था। उनसे सिर्फ ये कहा था, सिर्फ इसके लिए मैंने PIT को इंक्वायरी का हुक्म दिया था। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जो परवेज़ खान ने बात कही है। वो हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर है। मैं उसका दिल के वो गहराइयों से उसका कदर करता हूँ। अब इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में अंदरूनी इख्तलाफात और धड़ेबंदी खुलकर सामने आ चुकी है। शहराम खान के बारे में कहा जाता है कि वो वज़ीर आला महमूद खान की नहीं सुनते, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बॉस कौन है और इसका झगड़ा क्या है। लेकिन आज महमूद खान ने शहराम खान को साफ साफ बता दिया कि वो इनके बॉस हैं। बंदा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मेरा बॉस है, वो जो मुझे कहेगा मैं उसको फॉलो करूंगा। अगर कोई खफा होता है या खुश होता है ये उसकी अपनी जाती वो पसंद नापसंद की बात होगी। मैंने ये नहीं कहा है कि मैंने शाहराम से मुतल्लिक कोई बात कही। मैंने कहा आप लोगों को कि इमरान खान मेरा बॉस है और शाहराम का बॉस मैं हूँ, सिंपल। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमती कारकर्दगी पर और हुकूमती वज़रा के रवैये पर कई सवालात उठ चुके हैं। BRT के मामलात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे, और इसके अलावा मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान आजकल मुल्क की सियासत में काफ़ी अहमियत अख्तियार करते जा रहे हैं, क्योंकि दो जो बड़े हैं सियासत के माने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के जो हेड हैं और जो पीपल्स पार्टी के हेड हैं आसिफ अली जरदारी साहब को चेयरमैन, और मियां नवाज शरीफ, इन दोनों से ही मुलाकातें जो हैं एक से हो चुकी है और दूसरी से
होना जो है वो अभी बाकी है। इस हवाले से भी बिल्कुल बात करेंगे और आने वाले दिनों में क्या कोई तहरीक चलती हुई आप देख रहे हैं। मुल्की सियासत में अगले 2 महीने काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। शेख रशीद साहब भी इस हवाले से अपनी पेशगोई जो है वो बिल्कुल दे चुके हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। बिल्कुल इन तमाम चीज़ों पर जो मैंने कही हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात हम पहले कर रहे थे और वो बात ये कि फैसल वाडा साहब के बयान पे प्लीज़ आप भी हमें कुछ समझाते जाइए कि आखिर ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने दिया है कि सिर्फ हफ्ते 10 दिन में नौकरियों की बारिश होने लगेगी, नौकरियां ज़्यादा हो जाएंगी, नौकरी लेने वाले कम पड़ जाएंगे। तो ये क्या हालात हैं जिनमें उन्होंने ये बयान दिया और ऐसा कोई इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए आयशा, फैसल वाडा हमारे दोस्त भी हैं और वो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह एक शहज़ादे की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको न कभी नौकरी की ज़रूरत पड़ी है, बल्कि उनके अपने हज़ारों नौकर हैं। और मेरे ख़्याल में ये उसी तरह है जिस तरह कहते हैं कि कहत के ज़माने में एक शहज़ादे ने अपने वालिद से कहा था कि ये लोग जब रोटी इनको नहीं मिलती तो ये बिस्किट क्यों नहीं खाते। तो दूसरा उनका मसला ये है कि उनको इमरान ख़ान साहब के न सिर्फ ये कि उनके पार्टी के रहनुमा हैं, बल्कि वो उनके दोस्त भी हैं। उनसे उनको इतनी अक़ीदत है और इतनी अंधी तक़लीद उनकी करते हैं कि बाज़ औक़ात उनकी हिमायत में ऐसे बयानात भी दे देते हैं कि जो मज़हबी हवालों से भी फैसल वाडा के लिए मसला बन जाते हैं। तो अगर इमरान ख़ान साहब तपती धूप में उनको कहें कि जी इस वक्त रात है, तो मुझे यकीन है कि फैसल वाडा उस पर यकीन कर लेंगे। तो शायद ख़ान साहब ने कहीं उनको किसी मजाक में कहा होगा, लेकिन वो तो ख़ान साहब के मजाक को भी सच समझते। उन्होंने आके बाहर पूरे कमिटमेंट के साथ और तो उसको एहतशाम के साथ वो बात कह दी। इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। बादशाह है, बस बादशाह इस तरह बयानात देते हैं। ठीक है जी, इसको सीरियस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, अपोजिशन बार बार ये कहती रही है कि ख़ास तौर पर अगर नून लीग की बात की जाए कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब भी उनसे पूछा जाता था तो कहते हैं हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पीटीआई अपने ही दावे और वादे जो हैं उनकी भेंट चढ़ जाएगी। लेकिन अभी भी जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, लग नहीं रहा कि उन्होंने कुछ सीखा है, कि हमने जो वादे किए थे हम उनमें फंसते चले जा रहे हैं। ये जो मुआशी मुश्किलात के हवाले से इस वक्त हुकूमत घिरी हुई है, इसमें आपको क्या लगता है कितना नुकसान पहुँचा सकती है ये चीज़ हुकूमत को? एक तो जिन लोगों को कोई मनसब या कोई ओहदा या कोई चीज़ नेचुरल प्रोसेस से उनकी अपनी मेहनत के ज़रिए मिल जाती है, तो उन लोगों को उसकी कदर भी होती है। जिनको किसी दूसरे तरफ से इत्तेफाकन वो दौलत हो, वो कोई मनसब हो, वो मिल जाता है, तो उन लोगों की उसकी कदर नहीं होती। अब ज़ाहिर बात है कि पीटीआई को ये हुकूमत नेचुरल तरीके से नहीं मिली है, न ही उनकी प्लानिंग का नतीजा है, न ही उनकी मेहनतों का नतीजा है, बल्कि किसी और तरफ से उन पर मेहरबानी करके उनको दिलवा दी गई है। तो एक तो वज़ीर-ए-आज़म हो या उनके वज़रा हों, उनको इसकी अहमियत का एहसास नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल एक गैर संजीदा अंदाज में इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि असद उमर साहब के बारे में तो हमारी पहले भी ये राय थी कि वो माहिर मईशत नहीं है, बल्कि मार्केटिंग के आदमी हैं। और मार्केटिंग के ऐसे आदमी हैं कि जो अपने प्रोडक्ट की नहीं बल्कि अपनी ज़ात की मार्केटिंग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने इमरान ख़ान के यहाँ भी और बाकी जगहों पे अपनी मार्केटिंग तो की थी, लेकिन अब वक्त ने साबित कर दिया कि वो मईशत के अलग बे को नहीं समझते। अब आप देखें कि जो इस वक्त माशी अबतरी है, एक तो जो इकोनॉमिस्ट बात करते हैं कि जीडीपी भारत की ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की ऊपर जा रही है, बाकी पड़ोसी हमारी जो है नीचे जा रही है। सिर्फ अपने दादुशुमार नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कह दिया, उस पे मोहर तस्दीक सबत कर दी आलमी बैंक ने कि पाकिस्तान की मईशत आने वाले साल में इससे भी ज़्यादा ख़राब होगी। दूसरा, आप कर्ज़ों का जो रेशो था नवाज शरीफ और बेनज़ीर के जरदारी साहब के दौर में, वो डबल उससे रोज़ाना की बुनियाद पे ये लोग कर्ज़ा ले रहे हैं। सर्कुलर डेट में इजाफ़ा हो रहा है। महंगाई 9% की शरह, जो कि तारीख़ की बुलंद तरीन शरह है, उस तक वो पहुँच गई। और फिर हुकूमत के पास कोई प्लान भी नहीं है। कारोबार टफ हो के रह गए हैं, लोग मज़ीद बेरोज़गार हो रहे हैं। और जो हम आम आदमी जिस तरीके से मईशत को देखते हैं, मसलन मुझे जो चीज़ मार्केट में कल 1000 की मिल रही थी,
آج مجھے وہ دوائی ہو، وہ کوئی اشیائی خوردنوش ہو، وہ مجھے آج 1600-1700 کی مل رہی ہے۔ اس روز مجھے ایک سینیٹر بھی ہیں اور ایک بڑے کنٹریکٹر ہیں، حکومتی صفوں میں ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے پاس 1700 سٹاپ تھا، ان میں سے میرے 1300 فارغ کر لیا، 400 رہ گئے۔ اسی طرح میرے گھر کے سوئی گیس کا بل کبھی 4-5 ہزار سے زیادہ نہیں آیا۔ پچھلے مہینے میں نے 37,000 بل جمع کیا اور اس مہینے میں نے 28,000 کیا۔ اب ان حالات میں اگر کوئی وزیر آ کے یہ مجدہ سناتا ہے کہ جی نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے یا اس کی، مجھے تو لگتا ہے کہ اس حکومت پہ جوتوں کی بارش ہونے والی ہے عنقریب، لیکن نوکریوں کی بارش تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی۔ ان حالات میں اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری معیشت وہ آئی سی یو سے نکل کے وارڈ میں چلی گئی ہے، لیکن قوم کو تو انہوں نے وارڈ سے نکال کے آئی سی یو میں ڈال دیا ہے۔ اب جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، جو عالمی ادارے کہہ رہے ہیں، جو ڈاکٹر فاروق سلیم جیسے ان کے حامی ماہرین کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور وزیر اعظم اور ان کے وزراء ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اچھا سلیم صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان جو آج کل ہمیں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، میاں نواز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں، کہتے تو ہیں کہ عیادت کے لیے گیا تھا، لیکن آبویسلی دو سیاستدان ملتے ہیں، سیاسی باتیں تو ہوتی ہیں، اور اب زرداری صاحب سے ملاقات کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، تو آپ کو کوئی ہلچل نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی طور پر یہ مل کر کچھ کریں تو؟ کہ تحریکوں سے پاکستان میں نہ حکومتیں بنتی ہیں نہ بگڑتی ہیں، اور پاکستان میں تحریک وہی کامیاب ہوئی ہے جس کے پیچھے کوئی ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب شاید زندگی میں پہلی بار صحیح پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اگلے 2-3 مہینے بہت اہم ہیں، لیکن وہ اس حوالے سے اہم نہیں ہے، بلکہ وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ تبدیلی لانے والوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ ووٹ ڈالنے والے وہ حیران ہیں، ووٹ گننے والے پریشان ہیں، اور وہ میڈیا پرسنز جو تبدیلی کے لیے استعمال کیے گئے وہ سرگردان ہیں۔ تو اس لیے شیخ رشید صاحب کو بھی محسوس ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو بھی محسوس ہو رہا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ تبدیلی لانے والوں کی سوچ تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور وہ سوچ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم سے متعلق بھی تبدیل ہو رہی ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون سے متعلق بھی تبدیلی ہو رہی ہے کہ تحریک۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریکوں سے حکومتیں بنتی اور گرتی نہیں ہیں۔ چلیں اگر یہ مان لیا جائے کہ اپنی وجہ سے کسی تحریک کا آغاز کیا جائے، جو کہ آج کل پیپلز پارٹی اناؤنس کر رہی ہے، اور زرداری صاحب نے بہت کلیئر ایک وہ دیا ہے اندیا، عبوری ضمانت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد گرفتاری کے چانسز کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ہیں، تو آپ کو اس کے بعد پیپلز پارٹی کچھ ایکٹیو ہوتی نظر آتی ہے؟ وہ تحریک جس کی 4 اپریل کو بات کی تھی، وہ اگر آپ کو آگے چلتی بھی نظر آتی ہو تو؟ دیکھیں، ایک تو پیپلز پارٹی کی قیادت کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ نسبتاً زیادہ غصے میں اس لیے کہ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بری طرح استعمال بھی کیا گیا الیکشن سے پہلے، سینٹ انتخابات میں، بعد میں حکومت سازی کے مراحل میں ان کا پیسہ بھی خرچ کروایا گیا، اور انہوں نے اپنی پوری پیپلز پارٹی کی نظریاتی سیاست بھی داؤ پہ لگا دی، اور اسی طرح انہوں نے رضا ربانی جیسے لوگوں کی قربانی دے کے سنجرانی صاحب جیسے لوگوں کو سینٹ کا چیئرمین بھی بنوا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نوازا نہیں گیا، بلکہ الٹا ان کو اب گھیرا جا رہا ہے۔ اس لیے زرداری صاحب بھی زیادہ غصے میں ہیں اور بلاول صاحب بھی زیادہ غصے میں ہیں، اور شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ ان پہ غصہ بھی وہ زیادہ ہے، جس طرح الیکشن سے پہلے نواز شریف پہ زیادہ غصہ نظر آ رہا تھا، جس کا فائدہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو اور زرداری صاحب کو بھی ملا۔ اسی طرح کچھ عرصے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب پہ بھی غصہ بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ابھی پورے ملک کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، تو اس کے کنٹیکسٹ میں شاید زرداری صاحب کے ساتھ اتنی زیادہ سختی نہ ہو جتنی کہ اس کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ دیکھیں، ایک ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، خیبر پختونخوا کے ایشوز کے اوپر obviously آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بی آر ٹی کے حوالے سے مختلف پروگرامز اور مختلف خبریں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ بی آر ٹی کے حوالے پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ محمود خان اور پرویز خٹک صاحب آمنے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پرویز خٹک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو رپورٹ آئی ہے انسپیکشن، اس کو ماننے سے وہ بالکل انکار کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رپورٹ جو ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کچھ دیکھتے ہیں، کچھ ٹسل شہرام ترکئی اور محمود خان کے
مابین بھی محمود خان صاحب نے جیسا کہ کہا کہ میں جو ہے وہ باس ہوں اور شہرام کا باس ہوں اور میرے باس جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. تو اور پنجاب کی سائڈ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی کچھ ٹسل تو کچھ اندرونی اختلافات آپ کو لگتا ہے کہ چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر؟ عائشہ میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی صورتحال وہ پنجاب سے بھی بدتر ہے اور وہاں کے وزیر اعلیٰ کو عثمان بزدار سے بھی زیادہ بے دست و پا بنا دیا گیا ہے. اور خیبر پختونخوا میں جو ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی تعداد بھی پنجاب کی بنسبت بہت زیادہ ہے. مثلا وہاں پہ اس وقت میں اگر گن سکوں آپ کے شو میں کہ کتنے وزرائے اعلیٰ ہیں، اب ایک تو یہاں سے ڈیل کر رہے ہیں جو اعظم خان صاحب ہے پرنسپل سیکرٹری. آپ جانتی ہیں کہ وہ اس سے پہلے صوبے کے چیف سیکرٹری تھے. تو وہاں کے وزراء اپنے وزیر اعلیٰ کی وجہ زیادہ ان کو دیکھتے ہیں. بیوروکریسی زیادہ تر ان کی مرضی سے ان کی تقرری اور تنزلی ہوتی ہیں. دوسرے ارباب شہزاد صاحب ہیں. ارباب شہزاد صاحب بھی وہاں کے چیف سیکرٹری رہے ہیں. خود الیکشن میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی کھڑا کیا تھا. ان کو بھی صوبے کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ دلچسپی ہوتی ہے. تو دوسرے بطور وزیر اعلیٰ رول پلے کر رہے ہیں ارباب شہزاد صاحب. تیسرے ہیں مراد سعید صاحب، کیونکہ مراد سعید صاحب موجودہ وزیر اعلیٰ کو مراد سعید کا آدمی سمجھا جاتا ہے. اب ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ کا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی پرسنل کیمسٹری نہیں تھی. وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم کو کال نہیں کر سکتے، لیکن مراد سعید صاحب ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں اور ادھر مرکز میں ہوتے بھی ہیں. ارباب شہزاد ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، ادھر دن رات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اعظم خان صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس لیے لوگ وزیر اعلیٰ سے زیادہ ان کی طرف دیکھتے ہیں. پھر تیمور جگڑا جو فائنانس منسٹر ہے، ان کو ارباب شہزاد صاحب نے ٹکٹ بھی دلوایا تھا اور وزیر خزانہ بھی بنایا ہے. تو وہ بھی مرکز میں عمران خان صاحب کے ساتھ براہ راست ان کے رابطے میں ہوتے ہیں. پھر آپ جانتی ہے کہ عاطف خان کے ساتھ عمران خان صاحب نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، لیکن جب ان کو نہیں بنایا گیا تو اب وہ اور شہرام خان ان کا مضبوط گروپ ہے. وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی بات چیت بھی بند ہے. دونوں کے عمران خان کے ساتھ ذاتی رشتہ ہے. پھر گورنر صاحب جو ہے، گورنر صاحب 96-97 سے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی فرینکنس بھی ہے، دوستی بھی ہے. ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ ان کا حق تھا جو ان کو دے دیا گیا ہے. تو بہت سارے اور کچھ تو عمران خان صاحب نے تو ایکس فاٹا سے متعلق کچھ چیزیں نوٹیفائی کر کے وہ اختیارات بھی ان کو دے دیے ہیں. تو پھر ایک پیرالل وزیر اعلیٰ ہے. پھر اسی طرح ابھی کچھ دنوں سے افتخار دورانی کو مرکز سے وہاں بھیج دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے بارے میں یہ مشہور کیا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ میں ادھر آ کے حکومت کی نگرانی کروں. اب وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ دیکھیں تو میٹنگ میں 7 والی کرسی پہ وہ بیٹھتے ہیں. تو اب وہ ایک الگ سے مصیبت بن گئے ہیں. اسی طرح اجمل وزیر صاحب وہ اگرچہ ترجمان ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا نمائندہ ہے. تو وہ ایک الگ سے، تو میرے خیال میں اگر خیبر پختونخوا کے تمام وزراء اعلیٰ اور ان کے اختیارات کو گننا شروع کر دوں تو شاید یہ آپ کا پورا پروگرام ختم ہو جائے گا اور وہ نام مکمل نہیں ہو جائیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. سینئر صحافی سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ انہوں نے خیبر پختونخوا کی جو پالیٹکس تھی اور خیبر پختونخوا کے اندر جو بھی جھگڑے اور جو بھی دھڑے بازیاں چل رہی ہیں ان کے حوالے سے آگاہ کیا. صافی صاحب کی چونکہ کافی نظر ہوتی ہے خیبر پختونخوا کی سیاست کے اوپر اور وہاں پر جو تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بہت شکریہ صافی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ عبوری ضمانت بھی ختم ہونے جا رہی ہے. گرفتاری کا اندیشہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور تحریک کا اندیا تو آصف علی زرداری صاحب پہلے ہی دے چکے ہیں. ایک بریک کے بعد مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو ہم آپ کی بھی انسینٹ بجا دیں گے. وہی جگہ ہے جو آئے تھے پہلے جہاں پہ گزرے تھے ہم جہاں سے وہ آصف
जरदारी जो कभी एस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने के बयान दिया करते थे, वो आसिफ अली जरदारी जो कभी नैब चेयरमैन को ललकारा करते थे और कहते कि नैब चेयरमैन की क्या मजाल है, नैब के चेयरमैन की क्या हैसियत है कि वो मेरे खिलाफ केसेस बनाए। अब वही आसिफ अली जरदारी नैब में पेशियां भुगत रहे हैं। चंद ही बरसों में तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी अब खुद कह रहे हैं कि वो अपनी गिरफ्तारी के दिनों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। लम्हा ब लम्हा मुल्क की सियासी सूरत हाल बदल रही है। आज मौलाना फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और जल्द ही वो आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात करेंगे। क्या वो हिज़्ब इख्तिलाफ जिसमें इत्तेहाद नहीं हुआ वो किसी भी मुश्तरका मुफाद पर इत्तफाक और फिर इत्तेहाद कर पाएगी? और मुफाहमत की सियासत के बादशाह आसिफ अली जरदारी की मुमकिन गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली आखिर होगी क्या? इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुशर इत्तलात सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 4 अप्रैल को एक तहरीक चलाने का अंदिया जरदारी साहब ने दिया था, तो कहाँ तक पहुंची है ये बात? कोई तैयारी हो रही है? देखिए, अभी तो 4 अप्रैल को गुजरे हुए सिर्फ 4 रोज़ हुए हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी। हमारे जो सिक्योरिटी के खदशात हैं वो पहले भी हम इजहार कर चुके हैं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट हमको एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी तो इंशाल्लाह जो हमारी ट्रेन जर्नी थी, जो इस्लामाबाद की तरफ सफ़र है, वो जारी रहेगा। बट उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ और ये वाज़ेह कर दूँ कि पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ एहतजाज सड़कों पर वाहिद ऑप्शन नहीं होता। हम पार्लियामान में मौजूद हैं और पार्लियामान में मौजूद होकर जहाँ जहाँ ये नाकाम हुकूमत अपनी गलत पॉलिसीज़ लेकर आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अराकीन असम्बली हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे और भरपूर तरीके से पाकिस्तान की गरीब आवाम की तर्जुमानी करेंगे पार्लियामान पाकिस्तान। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है मुर्तज़ा वहाब साहब कि आपके पास तमाम राइट्स मौजूद हैं। अगर आप पार्लियामेंट के जरिए इस तरह की कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वो राइट भी आप अपने पास रखते हैं, लेकिन हम तो स्पेसिफिकली उस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो कि जरदारी साहब ने दी कि आप कुछ करें, इस्लामाबाद चले, हुकूमत को उठाकर बाहर फेंके। अब उस हवाले से हम आपसे अपडेट लेना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, आज भी हम स्टेटमेंट पर कायम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने माजी में जो जो ऐलानात किए हमने उनको साबित करके दिखाया। तो आप देखेंगे, वेट एंड वॉच कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर लोगों को मोबिलाइज करती है इस नाकाम निकम्मी हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, तो मुर्तज़ा साहब, अगर अबूरी ज़मानत ख़त्म होने के बाद गिरफ्तारी के हवाले से चूँकि कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर कोई लाहेमल आपने बनाया है कि फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी किस तरह से लेकर चलेगी आगे चीज़ों को? देखिए, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन द रिवर कम्स। ये बार बार चहमगोइयाँ होती रही हैं माजी में भी कि अभी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कल गिरफ्तारी हो रही है, परसों गिरफ्तारी हो रही है। हमें भरपूर यकीन है पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर भी, और हमें इस बात का भी यकीन है कि जब कभी ये मामला अदालत के सामने जाएगा तो हम भरपूर तरीके से अपना दिफा पेश करेंगे और इंशाल्लाह अपनी बेगुनाही को जिस तरह माजी में हमने साबित किया है अदालतों में, एक बार फिर हम साबित करेंगे। हम इस तरह की चीज़ों से घबराते नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहादुरी के साथ और दिलेरी के साथ इन केसेस का सामना करेगी। अच्छा, ठीक। तो मुर्तज़ा साहब, ये जो मुलाकात अहम मुतवक्के है मियां नवाज शरीफ साहब से हो चुकी है, जरदारी साहब से होने वाली है, और ये भी जयमगोइयाँ हैं कि मौलाना साहब कोई ब्रिज का काम भी कर सकते हैं इन दोनों हजरात के बीच में, तो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? देखिए, सियासी जो लीडरशिप है, सियासी शख्सियात हैं, वो कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं और नेचुरली अब हम एक ऐसी हुकूमत के दौर में है जहाँ पर आवाम को बेहद मायूसी है। हर चीज़ के अंदर ये हुकूमत यू टर्न ले चुकी है, नाकाम पॉलिसीज़ है, महंगाई का, बेरोज़गारी का बोझ जो है पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर बार बार ये लोग मुसल्लत करें। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर इस हुकूमत ने अपने वादे को वफा किया हो। तो उस नाकाम पॉलिसीज़ को एक्सपोज करने के लिए सियासी शख्सियात मिलती हैं और ठीक है मिलती हैं और एक पेज पर रहती हैं, और इस हवाले से मजीद मुलाकातें भी यकीनन ऑब्वियसली मुतवक्के हो सकती हैं। मौलाना फजल रहमान की कहा मुलाकात जरदारी साहब से होनी जा रही है। लेट्स सी कि इसमें से क्या निकलता है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात हुई। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।